गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ले लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इसका भी जिक्र आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में आता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे को रिलेट करेंगे हम इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। तो अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलोड होता है, मतलब हमारे पास अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दैट मीन्स कम से कम हमारे पास 2 जीन होने चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा जीन है एक ही क्रोमोसोम पे, क्योंकि हमने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होता है, तभी फॉलो होता है जब या तो वो जीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हो या सेम क्रोमोसोम पे है तो डिस्टेंटली लोकेटेड हो। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम क्रोमोसोम पे क्लोजली लोकेटेड जीन्स होंगे तो उनके बीच में लिंकेज होगी। तो इसका मतलब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर फॉलोड होता है तो रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं कि जो आपकी प्रोजेनी आती है उनमें से 50% प्रोजेनी पैरेंटल होती है और 50% प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट्स होती है। रिकॉम्बिनेंट्स को ही हम नॉन पेरेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या हम यू कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्ट आउट होते हैं जीन, तो उसके केस में 50% प्रोजेनी पेरेंटल होंगी और 50% रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट कैसे बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेंट किससे बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, लेकिन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा? काइज़मा फॉर्मेशन होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? काइज़मा फॉर्मेशन होती है। अब काइज़मा क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होती है। दैट मीन्स काइज़मा क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये वो पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये पॉइंट है कौन सा? क्रॉसिंग ओवर है क्या? तो ये हम बात करें तो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। किसके सेगमेंट्स? डीएनए के सेगमेंट्स। किसके बीच में? बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सॉरी, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, दैट गिव राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? इससे पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। तो अगर हमारे पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। तो एक पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड होते हैं दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। दैट मीन्स हमारे पास एक तो ये पेयर है सिस्टर क्रोमैटिड का और एक ये वाला पेयर है। अब आती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड होते हैं, दैट मीन्स ये इसका क्रोमैटिड और ये इसका क्रोमैटिड, ये क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड तो कहलाते हैं सिस्टर, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर। इसका ये क्रोमैटिड और ये भी क्या है? नॉन सिस्टर।
इसका ये क्रोमेटिड और ये भी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका ये और इसका ये भी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एलील इस वाले क्रोमेटिड के पास है सेम किसके पास है, इसके पास है। तो अगर वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज भी कर ले तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्योंकि हमने कहा था होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एलील क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो अगर होमोजाइगस होगा तो क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होगा तो क्या बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर से आपके रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहां पर जो जीन है इसका सेगमेंट किस में चला जाए, इस वाले क्रोमोसोम में चला जाए, और इसका किस में आ जाए, इसमें आ जाए। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा सेम जीन्स के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि यहां वाला जीन इसके साथ क्रॉसओवर कर रहा है, क्योंकि सेम जीन की लोकेशन भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो सेम सिमिलर जीन्स बोल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं, क्योंकि एलील डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर जीन्स के बीच में एक्सचेंज होता है। रेसिप्रोकल मीन्स इसका सेगमेंट इसमें चला जाए और इसका सेगमेंट इसमें आ जाए, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो अब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। क्रॉसिंग ओवर क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा क्या बनाती है, रिकॉम्बिनेंट्स बनाती है। दैट मीन्स नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनाती है। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांस जितने ज्यादा होंगे उतने ही रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स कभी भी 50% से ज्यादा नहीं आते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि चाहे आपकी क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल फ्रीली हो रही है तब जाकर के आपके रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं, 50%। तो 50% रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम अमाउंट होता है, और 50% पेरेंटल, ये पेरेंटल का मिनिमम अमाउंट होता है। ये हम आगे देखेंगे। तो देखो, तो एक्चुअल में क्या होता है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। 2 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमने कहा कि कुछ प्रोजेनी पेरेंटल होंगी और कुछ कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो कुछ तो आपके पास बनेंगी पेरेंटल, लेकिन कितनी बनेंगी वो डिपेंड करता है कि लिंकेज है या नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते, जो न्यू कॉम्बिनेशंस आती हैं, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि रिकॉम्बिनेंट्स अगर बनेंगे तो वो किससे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर से। तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स को हम क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट मीन्स ये किससे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, और पेरेंटल को हम बोलेंगे नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, या नॉन क्रॉसओवर भी बोल देते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट क्योंकि नई कॉम्बिनेशंस होती हैं तो इनको हम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कितने पॉइंट पे होता है, उसके बेसिस पर सिंगल क्रॉसओवर होता है, डबल क्रॉसओवर होता है। ठीक है, तो ये आते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल क्रॉसओवर।
बाकी हम क्रॉसिंग ओवर को सेपरेटली करेंगे, तब वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पहले लिंकेज समझना है। तो उसके लिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बनते हैं और पेरेंटल किसको कहते हैं। तो देखो, सिंगल क्रॉसओवर का मतलब होता है व्हेन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए non-sister chromatid of a homologous pair exchange segments only at one place। सिर्फ एक ही जगह पे एक्सचेंज करें, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो एक्सचेंज करे। दैट मीन्स काइज़मा कितना बने, एक ही बने, क्योंकि काइज़मा किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो देखो सिंगल क्रॉस ओवर को, तो ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं दो क्रोमोसोम। जैसे हम क्रोमोसोम को ऐसे दिखाते हैं, ये इसके दो क्रोमैटिड है और ये सेंट्रोमियर है जहां पर दोनों क्रोमैटिड अटैच होते हैं। तो यहां पर हमने क्रोमोसोम को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया कि ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है और ये सेंट्रोमियर से अटैच है। तो देखो, इस वाले क्रोमैटिड पे दो एलील्स हैं, यहां पे है कैपिटल ए और यहां है कैपिटल बी। अब कैपिटल ए अलग ट्रेट के लिए कोड करता है, कैपिटल बी अलग ट्रेट के लिए कोड करता है। मैंने क्या कहा था, एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमैटिड के ऊपर जो एलील्स होते हैं, सेम एलील किसके ऊपर होगा, उसके सिस्टर क्रोमैटिड पे। दैट मीन्स इसी पोजीशन पे इधर क्या होगा, कैपिटल ए, और इधर क्या होगा, कैपिटल बी। अब हमें क्या करना है, इसकी क्रॉस करानी है किसके साथ, इस वाले क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, तो यहां पे जीन तो सेम है ए और बी, क्योंकि हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है सेम जीन के बीच में, सिमिलर जीन्स के बीच में। जीन सेम हो, एलील डिफर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने डिफरेंट एलील दिखाए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। इस पे इसका रिसेसिव एलील है स्मॉल ए और यहाँ पे भी रिसेसिव है स्मॉल बी। अब क्योंकि इस क्रोमैटिड पे जो एलील्स हैं सेम इस पे होंगे। बेटा ध्यान रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम पे तो जीन सेम होते हैं लेकिन एलील डिफर कर सकते हैं, और एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड में एलील भी सेम होते हैं, ध्यान रखना। तो अब इन्होंने क्या किया, सिंगल क्रॉसओवर किया। सिंगल क्रॉसओवर मतलब एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर किया। अब देखो, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो नॉन सिस्टर, जैसे इसका ये क्रोमैटिड इसके इस क्रोमैटिड के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो ये बन गया बेटा इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। कैसे एक्सचेंज हुआ, इसका ये पार्ट इसमें चला जाए और इसका ये पार्ट इसमें आ जाए। तो देखो, इसका ये पार्ट इधर चला गया और इसका ये पार्ट इधर आ गया। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं काइज़मा। तो काइज़मा क्या है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर या पॉइंट ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज विच लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि ध्यान देना, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं वही क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनाएंगे। कैसे, देखो, अब एक्सचेंज हो गया सेगमेंट का, एक्सचेंज हो गया। तो जैसे ही काइज़मा डिसोल्व होता है, हमारे पास कैसी कंडीशन आ गई, इधर कैपिटल ए, यहां कैपिटल बी, इसमें ऊपर कैपिटल ए, लेकिन नीचे अब किसका सेगमेंट आ गया है, इस वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। तो यहां क्या है, स्मॉल बी। सिमिलरली इसके इस क्रोमैटिड में ऊपर है स्मॉल ए, लेकिन नीचे वाला सेगमेंट किसका आ गया है, इसका कैपिटल बी का। तो इधर क्या आएगा, कैपिटल बी। इसमें ये क्रोमैटिड नॉर्मल है क्योंकि इसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन गया। अब आपको पता है, इस क्रोमोसोम ने गैमीट बनाने के लिए पहले क्या किया होगा, मियोसिस किया, तो 2 सेल बन गई। हमने क्या कहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, जब वो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में एंटर करता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम इसका चला गया एक गैमेट में और दूसरा चला गया दूसरे गैमेट में। तो इधर आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और इधर आ गया स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी।
फिर होता है बेटा मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड का जब एनाफेज आया तो क्या हो गया, 2 से 4 डॉटर बनेंगी। कितनी डॉटर बनेंगी, 4। तो ये हमने बना दी 4 डॉटर, 1 डॉटर, सेकेंड डॉटर, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसने 2 डॉटर बनाई, कैसे, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है। जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये क्रोमेटिड एक डॉटर में और ये एक डॉटर में, तो इसमें आया कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पे आया कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां क्या आया स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहां क्या आया स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, तो अब एक चीज सोच के देखो, जो हमारे पेरेंट थे, पेरेंट में एक क्रोमेटिड में क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर हम इस कंडीशन को मेंडेलियन फैक्टर के फॉर्म में लिखते तो हम क्या लिखते, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्यों, कैपिटल ए यहां है, स्मॉल ए यहां है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, तो एलील भी हमने पेयर में रिप्रेजेंट किए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक क्रोमोसोम पे है, ये उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। तो हमने क्या देखा, एक क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो कैपिटल ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, कैपिटल बी का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है, स्मॉल ए के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल बी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन प्रोजेनी में आ रहा है, जैसे कि यहां देखो, यहां अब भी कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है, तो ये प्रोजेनी, ये गैमिट्स तो क्या कहलाएंगे, पेरेंटल। और जब ये क्रॉस गैमिट्स बना के फर्टिलाइज करेंगे तो ये प्रोजेनी भी कैसी बनाएंगे, पेरेंटल। ठीक है, तो ये तो बन गया पेरेंटल प्रोडक्ट। ये कैसे है, इसमें भी स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन भी किसमें था, पेरेंट में, तो ये भी है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां देखो, यहां क्या आ रहा है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन तो हमारा पेरेंट में नहीं था, तो ये कॉम्बिनेशंस क्या कहलाते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, या फिर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कहते हैं। अब क्रॉस ओवर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, ऊपर डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी क्यों आया, किस क्रोमेटिड में आया, जिसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया। जिन क्रोमेटिड्स ने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया वो प्रोडक्ट में भी किसमें है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में ही है। लेकिन जिन क्रोमेटिड्स ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया, जिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया, उन्होंने क्या बना लिया बेटा, रिकॉम्बिनेंट बना लिया। अब रिकॉम्बिनेंट कब बना, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो क्या रिकॉम्बिनेंट्स बनते, नहीं। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट सिर्फ कब बनेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है। पहला केस मैंने लिया है नो लिंकेज, कोई लिंकेज नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी लिंकेज नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। ध्यान रखना, जहां पे लिंकेज नहीं होती है वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलोड होता है। दैट मीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर, जो पेयर ऑफ एलील्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट होंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो जो हमारे पास प्रोजेनी आएंगी उनमें से पेरेंटल कितनी आएंगी, 50%, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने आएंगे, 50%। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोजेनी, हम प्रोजेनी की बात करें तो अगर आपकी प्रोजेनी 50% पेरेंटल आ रही है, 50% रिकॉम्बिनेंट आ रही है, दैट मीन्स नो लिंकेज अकर। और अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें
तो इनके केस में 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर क्या हो रही है, इजीली हो रही है, इजीली अकर, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का 50% अमाउंट क्या होता है, मैक्सिमम 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल इजीली हो रही है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो आराम से हो रही है। तो इसमें कुछ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस रह जाते हैं और कुछ रिकॉम्बिनेंट, 50-50 का रेशियो होता है। अब हम बात करते हैं कि जीन में लिंकेज होगी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, लिंकेज तभी होती है जब वो जीन एक ही क्रोमोसोम में क्लोजली लोकेटेड होते हैं। क्या होता है, क्लोजली लोकेटेड, ठीक है। जैसे हम मैं यहाँ पे दिखा दूं एक्स और ए, ठीक है। तो ए और बी तो शॉर्ट आउट हो रहे थे क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। मान लो हमने बी दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था बेटा, ठीक है। और ए के बिल्कुल पास में है एक्स, तो ए और बी तो हमने दिखा दिए कि वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट हो रहे थे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इजीली हो रही थी। हमने कहा था इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कब होगा, या तो वो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हो, डिफरेंट पे होंगे तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, या फिर एक ही क्रोमोसोम में हो तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कितना कि क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाए, क्रॉसिंग ओवर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि वो जीन आपस में लिंक्ड है, क्या है, जुड़े हुए हैं। लिंक्ड का मतलब क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है, उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन है। और कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि वो इतने क्लोजली लोकेटेड है, इतने क्लोजली एसोसिएटेड है कि हम उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स हम क्रॉसिंग ओवर से भी उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो जीन क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट नहीं होंगे। दैट मीन्स इन जीन्स को हम क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब अब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही इनके बीच में तो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर कंप्लीट लिंकेज है तो सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी, पेरेंटल, क्योंकि यहां पर तो कोई चांस नहीं है क्रॉसिंग ओवर होने के। दैट मीन्स नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होने के कोई चांस नहीं है तो जीन सेपरेट नहीं होंगे, और जीन सेपरेट नहीं होंगे तो कोई भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी, पेरेंटल। तो कंप्लीट लिंकेज के केस में 100% पेरेंटल होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात करें तो वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट आउट नहीं हो रहे। कैसे, मान लो यहां पर है कैपिटल एक्स और इधर है स्मॉल एक्स, इधर है कैपिटल ए और इधर है स्मॉल ए। तो नॉर्मली तो क्या होता है, कैपिटल एक्स कैपिटल ए के साथ भी आ सकता है, कैपिटल एक्स स्मॉल ए के साथ भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए एक्स के साथ भी आ सकता है। मतलब स्मॉल एक्स कैपिटल ए और स्मॉल एक्स स्मॉल ए। जैसे हमने उसके केस में बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर जो पेरेंट है जब वो गैमीट्स बनाता है तो 4 कॉम्बिनेशन में बनाता है। कैसे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। लेकिन ये तो कब है, जब वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करते हैं। यहां तो हमने क्या कह दिया कि ये जीन क्लोजली एसोसिएटेड है, हम इनको क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कैपिटल एक्स के साथ सिर्फ कैपिटल ए आ सकता है और स्मॉल एक्स के साथ सिर्फ क्या आ सकता है, स्मॉल ए। तो अगर क्रॉसिंग ओवर से ये सेपरेट ही नहीं होंगे तो दैट मीन्स कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यहाँ पे नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं पेयर ऑफ एलील। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता तो 50% पेरेंटल आते, 50% रिकॉम्बिनेंट आते। यहां पर लिंकेज तो है लेकिन वो कंप्लीट लिंकेज शो नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट लिंकेज शो नहीं कर रहे, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो तो रही है,
क्रॉसिंग ओवर अकर, लेकिन डजंट अकर इजीली, लेकिन वो इजीली नहीं हो रही, मतलब उसमें कुछ रुकावट है, नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा। अब नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो आपके 50% रिकॉम्बिनेंट भी नहीं आएंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो रहे हैं, लेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट 50% तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो तब आ रहे थे जब आपका क्रॉसिंग ओवर इजीली हो रहा था। इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेंट हमेशा लेस देन 50 होते हैं। कितने होते हैं? लेस देन 50। मिनिमम रिकॉम्बिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है? 0%। ठीक है, तो यहां पर रेंज कितनी जाएगी? 0 से 50 के बीच में। ना 0 होगी, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट 0% आ गए तो कंप्लीट लिंकेज होगी, और ना ही 50 होगी, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेंट 50% आ गए तो वो तो लिंकेज हुई नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो 0 से 50 के बीच में आएंगे। और पेरेंटल, क्योंकि लिंकेज है तो पेरेंटल की मिनिमम अमाउंट होती है 50%, तो 50 से तो ज्यादा, मोर देन 50। ठीक है, लेकिन 100% पेरेंटल होगे तो कंप्लीट लिंकेज होगी, दैट मीन्स लेस देन 100। ठीक है, तो पेरेंटल 50 से ज्यादा होंगे लेकिन 100% से कम होंगे, और रिकॉम्बिनेंट्स ग्रेटर देन 0% बट लेसर देन 50%। अब पेरेंटल जितने ज्यादा होंगे उतनी ही लिंकेज बढ़ती जाएगी, या हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स जितने कम होंगे उतना ही लिंकेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड नो लिंकेज। इनके केस में मैंने तीनों के केस में आपको बता दिया है। नो लिंकेज, कोई लिंकेज नहीं है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। कंप्लीट लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, ना ही इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में होता है। लिंकेज के केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोजेनी की बात करें तो अगर लिंकेज नहीं है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। कंप्लीट लिंकेज है तो कंप्लीट है तो 100% पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट हो गए 0%। और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है कि लिंकेज तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो पेरेंटल हमेशा 50% से ज्यादा होंगे और 100% से कम। अब 50 से कितने ज्यादा और 100 से कितने कम? ठीक है, ये जितनी इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी उतनी ही लिंकेज बढ़ती जाएगी। रिकॉम्बिनेंट लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पेरेंटल प्रोजेनी लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज ध्यान रखना, लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पेरेंटल प्रोजेनी के। जितनी ज्यादा पेरेंटल प्रोजेनी होंगी उतनी लिंकेज बढ़ेगी, या फिर हम यूं कहते हैं लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिकॉम्बिनेंट के। जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे उतनी लिंकेज कम होगी, और जितने रिकॉम्बिनेंट कम होंगे उतनी लिंकेज बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई लिंकेज नहीं होता तो क्रॉसिंग ओवर होती है और वो इजीली होती है। कंप्लीट लिंकेज के केस में क्रॉसिंग ओवर के कोई चांस नहीं है। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होती तो है लेकिन इजीली नहीं होती। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा। क्रॉसिंग ओवर हमने क्या बताया? क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, दैट मीन्स क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनते हैं। अब क्योंकि रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर से बन रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा काइज़मा। काइज़मा क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है या जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, फिर हमने लास्टली डिस्कस किया लिंकेज, दैट मीन्स कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड नो लिंकेज। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा कि अगर लिंकेज है तो पहला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
डज नॉट फॉलो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखना, आपने मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी। डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है बेटा? 9:3:3:1, यही आता है। क्या आता है? 9:3:3:1। लेकिन ये रेशियो तो कब आता है? जब वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट होते हैं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, इसी तरीके से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। लेकिन ये रेशियो तो तब आएगा ना जब वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट होंगे। इंडिपेंडेंट है उनका सेग्रीगेशन, लेकिन यहां तो लिंकेज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चले कि कोई जीन लिंक्ड है या नहीं है? तो हम क्या करा देंगे, उसके डाई हाइब्रिड क्रॉस करा देंगे। और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से उसका F2 का फिनोटाइपिक रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:1, 3:3:1, कि मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने कराई लेकिन उसका रेशियो 9:3:3:1 नहीं आया, इससे डेविएट हो गया, कुछ और रिजल्ट आया। तो अगर F2 का डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटाइपिक रेशियो, ये वर्ड आपको पकड़ना है, डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो दैट मीन्स लिंकेज है। तीसरा, अगर लिंकेज होगी तो नो या लैस क्रॉसिंग ओवर अक्कर। नो तो किसमें? जब कंप्लीट लिंकेज होगी, और लैस किसमें? जब इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। और अगर लिंकेज होती है तो पेरेंटल प्रोजेनी ऑलवेज ग्रेटर देन 50% एंड रिकॉम्बिनेंट ऑलवेज लेस देन 50। ठीक है, और कंप्लीट लिंकेज है तो पेरेंटल 100% और रिकॉम्बिनेंट 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू बेटा।